हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि जो कड़ी जो है वहीं से जुड़ी है। वो कड़ियाँ जुड़ेंगी तभी बात बनेगी। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने 10.1 का इंट्रोडक्शन का कुछ हिस्सा आपको समझाया था, जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और उस हिस्से को समझे बिना आप लोग इस लेक्चर के अंदर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि जिन बच्चों ने वो लेक्चर नंबर 1 क्लास 11th चैप्टर 10 का नहीं देखा है, जो कि इंट्रोडक्शन है 10.1 का, उसको देखना ज़रूरी है, उसको देख करके आएँ। ठीक है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे बहुत डिटेल से चीज़ें पढ़ी थी, और डिटेल से हमने जो चीज़ें पढ़ी थी सारी बात तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो क्लास 9th और 10th की हमने बातें करी थी रिवीजन के अंदर। तो लेकिन क्लास 11th के भी 2 चीज़ें हम पढ़ के आए थे, और वो था आपके पास में कि नंबर 1 रेखा का ढाल हमने पढ़ा था। रेखा का ढाल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, यानी कि स्लोप ऑफ ए लाइन। ढाल को हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो ढाल क्या होता था? ढाल ये होता था कि अगर कोई लाइन हमारे पास इस तरीके से है, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, और वो हमारे पास इस तरीके से ये लाइन एल है, और वो एक्स अक्ष की धन दिशा से, ये वाला एंगल जो है ये एक्स अक्ष की धन दिशा से बनने वाला कोण है, ये थीटा हो, ये क्या हो, थीटा हो आपके पास में। तो जो ढाल होता है, तो रेखा एल का जो ढाल होगा, रेखा एल का जो ढाल होगा, वो ढाल को हम एम से लिखते हैं। वो एम निकालने का तरीका होता है टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना, आपके पास में। और झुकाव क्या होता है, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है रेखा एल का झुकाव है। ये झुकाव क्या होता है, इसको बहुत डिटेल से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख पा रहे होंगे। एक बात और मैंने पढ़ाई थी आपको नंबर 2 करके, और वो बात ये थी कि अगर हमारे पास प्रवणता, मतलब ढाल ज्ञात करने का तरीका ये था, और एक तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है ना, और उस लाइन के पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये 2 बिंदु हमें पता है, इसके ऊपर कोई भी 2 बिंदु पता, तो ऐसे लिखना है, यदि कोई रेखा कोई रेखा कोई रेखा 2 बिंदुओं, है ना, 2 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु की बात कर रहे हैं, सपोज कर लो x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 तथा x2 कोमा y2 से होकर जाती है, से होकर जाती है। तो मेरे बेटे ध्यान से सुनना, तो रेखा का जो ढाल होगा, रेखा का जो ढाल होगा, ढाल m, उसको निकालने का जो तरीका है वो फॉर्मूला बताया था मैंने कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इस पर आपकी NCERT के अंदर अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 में तमाम क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। और इस फॉर्मूले को हमने ये भी बताया था कि कैसे ये आया है, कहाँ से ये आया। चलो ये बात तो पिछले लेक्चर की थी, ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है, द फर्स्ट टॉपिक आपके पास में पढ़ना क्या है, किताब अगर उठा लूँ मैं NCERT, किताबों से बड़ी दुनिया कुछ नहीं है। NCERT आप लोगों के लिए जैसे एक ग्रंथ के तरीके से मान के चलो बेटा। NCERT की जो बुक है आपके लिए गीता है। अगर कोई मुसलमान बच्चा है बेचारा तो उसके लिए कुरान है बेटे। इसको आप बहुत ध्यान से देखो, NCERT बहुत बड़ी चीज़ है। देखो उसने कहा, हाँ कहा क्या है, एक टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक है कि 2 रेखाओं, मैं लिख देता हूँ, 2 रेखाओं, ठीक है, 2 रेखाओं, ठीक है, के समांतर, है ना, समांतर और परस्पर लंब, है ना, परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब मैं समझा रहा हूँ, एक कंडीशन हो जाएगी आपके सामने, एक ऐसी कंडीशन कि आप जिसके देखो कहना क्या जा रहा है, इसमें 2 बातें हैं कि 2 रेखाएं अगर समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध हो। कहने की बात यह है, सीधी सी बात यह है, हमें इस कंडीशन का मतलब ये है, इस प्रतिबंध का मतलब ये है कि रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध क्या होगा, रेखाओं की प्रवणता का हो या फिर ढाल का हो, क्योंकि ढाल या प्रवणता बात एक ही है। रेखाओं के
कि ढालों में संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, क्या संबंध होगा। तो एक बात ध्यान रखें, मैं बड़ी आराम से बात बता रहा हूं। देखो, अगर दो रेखाएं, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये एक लाइन L1 है, एक ये हमारे पास में दूसरी रेखा हमारी L2 है, ठीक है बेटा। तो अगर L1 L2 दो रेखाएं हैं और परस्पर समांतर हैं, तो इनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा। मान के चलो इसकी प्रवणता मैं M1 ले रहा हूं, इसकी प्रवणता तो हो गई यार। प्रवणता मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रवणता शब्द मैं एक बार क्लियर कर दूं, एक नोटिफिकेशन दूं। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, जो कि आपकी किताबों में एनसीईआरटी में ढाल शब्द इस्तेमाल किया है। तो मैं भी तय करता हूं, मैं भी अब ढाल ही बोलूंगा, पूरी हिम्मत से कह रहा हूं ढाल ही बोलूंगा, प्रवणता नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रवणता शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि किया जा सकता था। कोई बात नहीं। तो मान के चलो कि हमारे पास जो रेखा L1 है उसका जो ढाल है वो M1 है, और जो रेखा L2 है उसका जो ढाल है M2 है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि इसका ढाल जो है M1 भी 0 होगा, बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में एक नोट लिखवाया था कि एक्स अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं आएंगी उन सब का जो ढाल है वो 0 होता है ना, और M2 भी आपका 0 होगा। तो कंडीशन ये बनती है कि अगर दो रेखाएं समांतर हों तो M1 बराबर M2। इसका मतलब अगर हमारे पास में दो समांतर रेखाएं कहीं भी चलती फिरती मिल जाएं, है ना, कहीं भी मिल जाएं एनीवेयर, तो हम कहेंगे दोनों की प्रवणता समान है। एक रेखा अगर मैं बोर्ड के इस कोने पे खींचता हूं और एक रेखा मैं बोर्ड के इस कोने पे खींचता हूं और दोनों रेखाएं समांतर हैं और इसकी प्रवणता अगर 2 है तो इसकी प्रवणता भी 2 ही होगी, इसकी प्रवणता भी 2 ही होगी। तो समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा बराबर होती है। तो इस बात को समझना है। लेकिन फिर मैं कहूंगा क्यों बराबर होती है, ठीक है ना। ये तो एक स्पेशल केस था, डिस्कस कर लिया। क्यों बराबर होती है इस बारे में बात करनी जरूरी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं बताता हूं आपको, बहुत डिटेल से बताता हूं, बहुत अच्छे से बताता हूं, क्योंकि समझ में आना चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट आपको चाहिए इस चैप्टर के अंदर, चित्र बनाने वाला, चीजों को समझने वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो अगर मैं सपोज कर लो मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं मैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब रेखा हमेशा मैंने अभी समांतर लेकर तो बड़ा आसान था, दिखा दिया 0 0 तो बराबर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा। हम लोग लाइंस को ऐसे ले लेते हैं, सपोज कर लो जैसे इसने बताया होगा, मैं उसी हिसाब से बताता हूँ आपको। हाँ मैं दो लाइंस लेता हूँ। एक लाइन सपोज कर लो ये मेरी L1 है ना, और इसके समांतर एक दूसरी लाइन मेरी L2 है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। तो L1 L2 है, तो हम यह ले लेते हैं कि माना, यहाँ लिख लेता हूँ माना, मैं प्रूफ कर रहा हूँ बस, यानी कि जो प्रवणता M1 = M2 होती है, अगर इसकी प्रवणता M1 है, इसकी प्रवणता M2 है, बराबर होती है। क्यों होती है इस बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, यदि माना दो रेखाएं जो एक्स अक्ष से क्रमशः आपके पास में अल्फा बीटा, एक्स अक्ष की धन दिशा से, पूरा लिखना चाहिए ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से है ना, धन दिशा से अल्फा बीटा कोण, ठीक है ना, कोण बनाती हैं तथा हमने माना तथा उनकी प्रवणताएं, उनके ढाल मतलब अंग्रेजी में याद रखें स्लोप, उनके ढाल मैं कह देता हूं क्रमशः M1 व M2 हैं, M2 हैं। तो ध्यान है, तो क्या होगा, मैंने जो बात लिखी उसको बताता हूं। सपोज कर लो ये जो लाइन L1 है, एक्स अक्ष की धन दिशा से एंगल बना रही है अल्फा, और ये वाली जो लाइन है एक्स अक्ष की धन दिशा से एंगल बना रही है बीटा। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये रहा कि रेखा L1 का जो झुकाव है वो है अल्फा। तो जब अल्फा उसका झुकाव है आपके पास में, सीधी सी बात है,
तो क्लियर सी बात है, तो इसकी जो प्रवणता m1 होगी या जो ढाल होगा, तो जो ढाल होगा, ढाल m1 जो होगा दैट इज tan अल्फा, tan अल्फा। ऐसे ही L2 का जो झुकाव है, L2 का जो झुकाव है बेटा वो कितना है, बीटा है। तो ढाल जो होगा इस लेखा का m2 वो हमारे पास में tan बीटा होगा। लेकिन 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 आपने एक बात पढ़ी थी छोटी क्लासेस के अंदर कि अगर दो समांतर रेखाएं उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और जो कि एक संगत कोण है। तो सेम कंडीशन है मेरे भाई, ये दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, दो समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। हम लिख सकते हैं चूंकि L1 L2 के समांतर है, L1 समांतर है L2 के, समांतर का चिन्ह होता है। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ 10 लगा दूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, और tan अल्फा का मान क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2। तो आप इस बात को ध्यान रखें, माना दो रेखाएं अगर समांतर हैं आपके पास में और तो उनकी प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं। तो ये कंडीशन हो गई समांतर वाली। अभी मैं आपके सामने लंब वाली भी बात करूंगा, तो फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लो। एक लाइन थोड़ी सी यहाँ सही कर लो। माना दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, माना दो समांतर रेखाएं, क्योंकि रेखाएं समांतर है ना आपके पास। माना दो समांतर रेखाएं एक्स एक्सिस धन दिशा अल्फा बीटा कोण बनाती हैं तथा उनके ढाल क्रमशः m1 m2 हैं, तो L1 का झुकाव फलाना ढिमका, ये बहुत बढ़िया हो गया। तो आप इसको उठाओ, पॉज करके नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं अब कंडीशन करूंगा लंब होने वाली, है ना, लंब होने वाली। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ आपके सामने, ठीक है, रफ कर लूँ जरा एक बार तसल्ली से। चलिए जी, अभी मैंने आपको जो बताया है वो ये बताया कि दो रेखाएं अगर समांतर हों तो क्या प्रतिबंध होता है। तो उस प्रतिबंध को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि अगर दो रेखाएं, तीसरा पॉइंट करके, दो रेखाएं L1 और L2 हमारे पास में, L1 L2 है ना, जिनकी प्रवणताएं जिनकी जो ढाल है m1 m2 हैं, अगर वो समांतर हैं, ठीक है ना, दो रेखाएं यदि परस्पर समांतर हों तो उनकी प्रवणता यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या होता है, उनके ढाल, ऐसे कहना, उनके जो ढाल हैं, ढाल बराबर होते हैं। तो ये याद रखना है, होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं लंब में। लंब में क्या कंडीशन बनेगी, सपोज कर लो दिस इज, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x है, ये y है, ये मूल बिंदु है। सपोज कर लो मेरे पास में एक लाइन तो ये है, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, और एक लाइन दूसरी है, ऐसे नहीं, लंब लेनी ना, कैसे लेनी है, लंब लेनी है, ठीक है ना। आपके पास में लंब का मतलब जो 90 डिग्री पे जा रही हो। एक लाइन मैंने ऐसे ली जो कि 90 डिग्री पे, सपोज कर लो ये लाइन L2 है जो 90 डिग्री पे इसको कट करती हुई जा रही है। दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, और हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ये बात कर लेते हैं, मान के चलो इस L1 की जो प्रवणता है यानी कि जो ढाल है इसको मैं ढाल को कह लेता हूँ m1 है, और मेरे बेटे जो L2 है, इस L2 का मैं ढाल जो है, इसका जो ढाल है उसको मैं कह देता हूँ m2। तो मेरे को रिलेशन देखना है m1 और m2 में रिलेशन क्या होगा। जब समांतर थे तो m1 इज इक्वल टू m2 था, लेकिन जब ये लंब हो जाएंगे, परस्पर 90 पे काटने लगेंगे, तो क्या बात होगी, ठीक है ना। देखो, तो सपोज कर लो कि ये जो लाइन L1 है ये तो यहाँ पर एंगल अल्फा बनाता है, और यानी कि इसका झुकाव जो है अल्फा है, और L2 का झुकाव हमारा बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना दो रेखाएं, माना परस्पर लंब, है ना, परस्पर लंब है ना, दो रेखाएं L1 व L2 का झुकाव, हम डायरेक्ट लिखते हैं झुकाव, क्रमशः अल्फा बीटा है तथा उनके ढाल
ढाल क्रमशः M1 व M2 हैं, M1 व M2 हैं, M1 व M2 हैं, तब सीधी सी बात है, आपको इतना क्लियर होगा कि M1 शुड बी इक्वल 10 अल्फा एंड M2 इज इक्वल टू 10 बीटा, है ना। सीधी सी बात है, 10 अल्फा। भाई प्रवणता जो ढाल है ऐसे तो निकालते हैं ना, फॉर्मूला नंबर 1 है ना, जो अगर ढाल थीटा हो तो प्रवणता ऐसे निकालते हैं ना, ढाल ऐसे निकालते हैं आप। तो अब एक बात सुनो मेरी, एक बात सुन लो मेरी, आपको पता है कि ये एंगल 90 है ना, और आपने ना छोटी क्लासेस के अंदर एक बात पढ़ी थी बहिष कोण वाली, है ना, आउटर एंगल वाली, कि अगर किसी त्रिभुज की एक टांग को पकड़ के खींचा जाए, एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये बहिष कोण कहलाता है, आउटर एंगल कहलाता है। और ये एंगल, अगर ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, तो इसको हमें एक्स प्लस वाई कहते हैं, ये इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय हमने क्लास 9 में पढ़ी थी त्रिभुज वाले चैप्टर के अंदर, तो ये एक्स प्लस वाई होगा, ये बात आपको पता होगी। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को अगर इस्तेमाल कर लें इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, तो मेरे भाई बीटा जो होगा, ठीक है ना, अगर मैं चित्र से बात करूं, चित्र से, किससे, चित्र से अगर मैं ध्यान दूं कि बीटा इज व्हाट, बीटा होगा अल्फा प्लस 90 के, या नहीं होगा क्या, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90, ठीक है, या बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ मैं 10 लगा दे रहा हूँ, 10 लगा दे रहा हूँ, तो 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, और 10 बीटा इज इक्वल हो जाएगा 10 90 प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस के कॉट अल्फा। आपको पता है ना कि 10, ठीक है ना, फॉर्मूला जो हमने 48 फॉर्मूले बताए थे आपको, कि 10 90 में चेंज हो जाएगा कोट में, और 90 प्लस का मतलब है सेकंड दूसरे चतुर्थांश में चले जाएंगे, और यहाँ पर ASTC वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर साइन और साइन का रिश्तेदार प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, तो इसी हिसाब से 10 जो है वो माइनस का होगा। अब देखो 10 बीटा को आप एज इट इज रखो और इसको लिख लो माइनस का 1/10 अल्फा, कोई मना कर देगा क्या, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब 10 बीटा क्या है, 10 बीटा इज व्हाट, M2 है, 10 बीटा M2 है, माइनस का 1/M1, 1/M1, तो सीधी सी बात ये हुई, सीधी सी बात ये हुई, अगर मैं M1 को उधर लेके जाऊं तो एक प्रतिबंध निकल के आ जाएगा कि M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो ये ध्यान रखना, अगर दो रेखाएं हमेशा लंब है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो जैसे नोट नंबर 3 लिखा है आप लोगों ने कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उसकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, तो ऐसे ही आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो चाहो तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ जगह नहीं है, मैं एक बार अच्छे से लैंग्वेज बना के बोल रहा हूं। क्या लिखोगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो, लिख लिया, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो उनकी प्रवणताओं, उनके ढालों का, प्रवणता शब्द इस्तेमाल नहीं करना मुझे, उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो इसको जरा फटाफट नोट करो, देन हम लोग चलते हैं, हम लोग अब चलते हैं एक अलग टॉपिक की तरफ, और जो कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ज़रा वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट कर लो, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर, है ना, 10.1 के अंदर जो टॉपिक है हमारा, बहुत जरूरी टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि दो रेखाओं के बीच में एंगल, दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, मैंने रफ कर दिए हैं, तो वो आपकी कॉपी में तो पहुंच ही गए होंगे, है ना। तो मेरे बेटा ध्यान से देखना कि अगर, देखो ध्यान से, अगर 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 दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारा, है ना, और कोई दो लाइन है, सपोज कर लो एक लाइन ये है, दिस इज L1, और ये कोई दूसरी लाइन इसको कट करती हुई जा रही है ऐसे, और ये हमारी L2 कोई दूसरी लाइन है, ठीक है ना। तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है, दो कोण बन रहे हैं, बेसिकली दो कोण बन रहे हैं। एक कोण तो ये बन रहा है, इसको हम थीटा कह देते हैं, और एक कोण बन रहा है फाई,
सीधी सी बात है, इन दो कोण बनते हैं, एक कोण बनता है न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा, और एक बनेगा 90 से बड़ा। 90 नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी बात करें कि एक लाइन ये है और एक लाइन 90 डिग्री बनाते हुए जा रही है, तो फिर तो इनके बीच में 90 का ही कोण बनेगा, और 90 का कोण बन रहा है तो फिर कोण ज्ञात करने वाली बात ही क्या हो गई, वो तो सीधी बात है ना। हम तो बात कर रहे हैं कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हम लोग बात करें। ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, उसको सीखना, उसका एल्गोरिथम क्या है, ज्ञात करना सीखना है। कि अगर वो परस्पर लंब है फिर तो पता ही है 90 है, फिर क्या है ज्ञात करना है इसमें। तो ध्यान रहे कि जब दो लाइन आपस में कट करती हैं, जो लंबवत ना कट करें, आप नॉर्मली भी देख सकते हो, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, जब ये आपस में कट करती हैं तो दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, जिनमें से एक कोण, जैसे ऊपर वाला न्यून कोण दिख रहा है आपको, है ना, न्यून कोण बनेगा और दूसरा बनेगा आपका अधिक कोण। दो कोण बनते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे दो कोण बन रहे हैं, चार बन रहे हैं ना। मेरे भाई चार नहीं, दो ही बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है ना, तो बेटे ये भी तो थीटा ही होगा, और ये फाई अगर है तो ये भी तो फाई ही होगा। तो मेरे भाई ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों में से एक की बात कर लो। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण होते थे ना। अगर हमारे पास ऐसे लाइन दो कट करी कि ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, तो सीधी सी बात है, ये निकाल लिया तो ये भी निकाल लिया। अगर ये इसका मान 60 डिग्री आ गया तो इसका क्या अलग से निकालोगे, ये भी तो 60 ही होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको कि दो कोण प्राप्त होते हैं, एक कोण अधिक होता है, एक कोण न्यून होता है। तो अब इसको निकालने का क्या एल्गोरिथम है, क्या तरीका है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, और फॉर्मूले से सारा काम चल जाएगा। इसकी डिटेल अगर आप चाहते हो कैसे फॉर्मूला बना वो आप पढ़ सकते हो, मैं बता भी दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहूँगा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन हम लोग निकालते कैसे, सीधी सी बात ये है, इसको पहले बेसिक चीज़ समझ लो। देखो, अगर ये L1 लाइन है और इसका जो ढाल है, इसके ढाल को अगर मैं कह लूँ कि इसका ढाल M1 है, इसका ढाल जो है वो M1 है ना, और जो L2 लाइन है, इस L2 का जो ढाल है उसको मैं कह देता हूँ M2 है। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधी सी बात है, दो लाइन हैं जो आपस में कट कर रही हैं और जो दो एंगल बना रही हैं, थीटा और फाई। तो उस थीटा को कैसे निकालेंगे, फाई को कैसे निकालेंगे, इस बारे में बातचीत हो रही है। और ये क्लियर कट है कि एक की प्रवणता यानी कि एक का जो ढाल है, एक का स्लोप M1 है, दूसरे का स्लोप M2 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं थीटा। सबसे पहले हम निकालते हैं थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, M1 माइनस M2। वैसे तो कुछ ही लिख लो क्योंकि मोड लगा रहे हैं ना, तो M2 माइनस M1 कर लो या M1 माइनस M2 कर लो। तो M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। इस मोड का मतलब क्या है मेरे भाई? इस मोड का मतलब है कि ये वैल्यू हमेशा प्लस में आनी चाहिए। आप अगर इसके अंदर को नेगेटिव वैल्यू भी आती है, सपोज कर लो हमारे पास में टेन थीटा विल इक्वल मोड में मान लिया √3 आ गया माइनस का, इसको क्या कंसीडर करोगे आप? इसको कंसीडर करोगे कि सर हटाओ माइनस, हटाओ माइनस, हटाओ तो √3। तो जैसे ही माइनस हटता है तो जो एंगल निकल के आता है वो हमारा न्यून कोण निकल आएगा, न्यून कोण निकल आएगा। क्योंकि आपको पता है ना मेरे भाई कि हमारे पास 0 से 90 के बीच में टेन जो है ना, जो हमारा टेन है, टेन जो है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही अधिक कोण में प्रवेश करते हैं तो टेन जो है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइन और साइन का रिश्तेदार कोसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। जबकि यहाँ पर ए फॉर ऑल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब प्लस के होते हैं, सब प्लस के होते हैं, सब प्लस के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेन प्लस का होता है। तो अगर हम लोगों को ये प्लस की वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब हम लोग कौन सा एंगल निकाल पा रहे हैं? न्यून कोण निकाल पा रहे हैं हम लोग। इनके बीच का कौन सा कोण निकल रहा है? न्यून कोण। और सीधी बात है मेरे भाई, जैसे इसको निकाले जरा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके आगे बेटा? टेन थीटा √3 आ गया, तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, टेन 60 की वैल्यू होती है तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास सीधी सी बात है, दो रेखाएं जो कोण है हमारा वो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। और अगर मेरे को पूछ लिया जाए ये दूसरा कोण, ये तो मैंने थीटा निकाल दिया, कौन सा निकाल दिया? ये दूसरा कोण फाई। तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड। आपको पता है ये पूरा का पूरा सरल रेखीय कोण, ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये तो 180 माइनस थीटा होगा ना। मैं सीधी रेखा पे ये थीटा हो गया,
तो ये 180 माइनस थीटा नहीं होगा क्या इधर वाला, सीधी बात है। तो यानी कि 180 माइनस थीटा, दैट्स वेरी सिंपल टू से 180 माइनस 60 आप करोगे और उठा के तुरंत लिखोगे सर ये फाई जो है 120 है। तो दो एंगल बन रहे हैं, है ना, दो एंगल, ऐसे दोनों एंगल निकल आएंगे आपके, ठीक है ना। तो आप कैसे प्रोसीजर यूज करोगे वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा और कैसे करना है, ठीक है ना, आपके पास में वो हम लोग बात बताएंगे। तो देखो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको दो रेखाओं की प्रवणता दी गई है, दो रेखाओं के ढाल आपको दिए गए हैं, तो उसका एंगल आप कैसे निकालोगे उसके बारे में मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं तब आपको समझाता हूं। देखो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि सपोज कर लो दो लाइन है आपके पास, सपोज कर लो दो लाइन है ना, इस तरीके से कि इनके बीच का एंगल मेरे को थीटा निकालना है ना। फाई बाद में निकालेंगे, बाद में निकाल लेंगे, फाई अगर निकालना पड़ा तो बाद में निकाल लेंगे, मेरे को ये न्यून कोण निकालना है। और मैं कह रहा हूँ कि लाइन जो L1 है और ये लाइन L2 है, और इस लाइन L1 की जो प्रवणता है बेटा इसको कह लेते हैं हम लोग m, इसका जो स्लोप है वो 3 है, और इसका जो स्लोप है वो आपके पास में कितना है, -1/3 ले लेते हैं। चलो -1/3 हम लोग ले लेते हैं, कितना, -1/3, जो m2 है वो -1/3 है। तो अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो कैसे प्रोसीड करूंगा, सीधी बात है, सीधी बात है, m2 माइनस m1 दैट इज m1 एंड दैट इज m2, तो 3 -1/3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू -1/3, तो सिंपल हो गया। तो ये तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना, इसमें तो एग्जांपल ही लेना गलत था। ये तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा आपका 3 + 1/3, इससे ये कटा अपॉन 0। अरे ये तो काम ही खराब हो गया यार, एग्जांपल ही गलत ले लिया। चलो कोई नहीं, ये आ गया इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अनंत आ गया, यानी कि 1090, सीधी सी बात है, थीटा की वैल्यू आ गई 90। इसका मतलब ये है कि ये जो है परस्पर लंब रही होंगी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। चलो आप एक काम करो ना, एग्जाम्पल अभी नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में डाल लो कि आप कैसे, है ना, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालोगे। अगर एक रेखा की ढाल m1 है, दूसरे का ढाल m2 है, तो उनके बीच का कोण निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर, है ना, और अगर हम लोगों को अधिक कोण निकालना, ये तो न्यून कोण के लिए है, दिस इज फॉर व्हाट, ये तो किसके लिए, जहां पर थीटा क्या है, लिख लें यहाँ, थीटा न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है ना। लेकिन अगर हमें अधिक कोण निकालना पड़े तो फाई जो है वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा फाई जो है, फाई अधिक कोण होगा, क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो बेटा ये सब क्वेश्चंस जब मैं करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए बेटा, अब आपके सामने एग्जाम्पल है और उसी कॉन्सेप्ट पे है जो अभी हमने आपको समझाया है कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण हमें निकालना हो, अगर ये हमारे पास कोई दो लाइंस हैं L1 और L2, और इसका जो स्लोप है, इसका जो ढाल है वो m1 है, इसका जो ढाल है वो हम मान लेते हैं m2 है, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है उसको निकालने का तरीका होगा tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। इस मोड का आपको पता ही है, निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू के प्लस वाली चीज ही आएगी बाहर, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं इसको हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब का, दो रेखाओं के बीच का जो कोण है यानी कि थीटा हमें दिया गया है, दैट इज π/4, दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा दे दिया, और एक रेखा का जो ढाल है, सपोज कर लो पहली रेखा का ढाल आपको m1 दे दिया गया है 1/2, तो दूसरी रेखा का ढाल बताओ। इसका मतलब मेरे को m2 फाइंड आउट करना है, m2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan थीटा विल इक्वल मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। m2 m1 या m1 m2 बात एक ही है। तो tan 45 बराबर m2 का वैल्यू कितना है हमें निकालना है, m1 कितना है 1/2 है, 1 प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू 1/2 है। तो tan 45 का मान टेबल से आना चाहिए तुरंत निकल करके, नहीं दिमाग से आना चाहिए, है ना, 1 होता है तो इसका मान 1 होता है, तो आ जाएगा m2 माइनस 1/2 अपॉन, यह आ जाएगा 1 प्लस के m2/2, है ना। तो अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें थोड़ा सा पेच है, पेच कुछ नहीं है,
आपको पता है मोड में हम लोग चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि अगर ये प्लस की क्वांटिटी लेके चलते हैं, देखो दो केस बनेंगे कि यदि इसके अंदर रखी हुई चीज m2 माइनस 1/2 1 प्लस m2/2, यदि ये कैसी हो, पॉजिटिव हो, कैसी हो, ये पॉजिटिव हो, कि ये धनात्मक राशि हो, कैसी हो, धनात्मक संख्या हो, है ना, धनात्मक संख्या निकले हो, तो क्या होगा, जब ये धनात्मक होगा, आप सीधी सी बात है, अगर इस मोड के अंदर कोई पॉजिटिव चीज है, मान लो पॉजिटिव 3 है, तो उसकी वैल्यू 3 ही होगी। इसका मतलब ये रहेगा, तब हम ये कहेंगे, कि इसका जो मान है m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस के m2 अपॉन 2, वो 1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये मोड हट जाएगा अगर पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो आ जाएगा m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन 2। ठीक है, आप m2 को m2 के पास पहुंचाओ तो 1/2 को इधर ले जाओ, तो सिंपल सरल इक्वेशन है m2/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा आपके पास में कि 2m2 माइनस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास में प्रवणता जो है, यानी कि जो ढाल है दूसरी रेखा का, वो 3 होगा। लेकिन ये एक केस डिस्कस करा जब हमने इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेके चले हैं। तो एक केस और भी तो हो सकता है, कि क्या केस हो सकता है, कि अगर ये वाली अंदर वाली चीज माइनस में हो तो क्या होगा, अगर अंदर वाली चीज माइनस में हो तो क्या होगा, कि यदि m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2 ऋणात्मक संख्या हो, कैसी हो, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, है ना, नंबर हो, ऋणात्मक संख्या हो, तो मतलब क्या है, मतलब ये कि जब नेगेटिव होगा तो आपके पास में m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन ही तो है। तो अगर मैं 1 को हटाऊंगा, सॉल्व करूंगा, इसको माइनस को उधर लेके जाऊंगा, और आ जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन, ठीक है ना, 2m2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या इसमें, नहीं, ठीक है, अपॉन 2, ऊपर वाले का एलसीएम लिया है, या एलसीएम क्यों लो, ऐसे ही करो ना, ये आ जाएगा m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1, और अंदर इधर अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन 2, ये -1 के बराबर हो जाएगा, किसके, -1 के। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा m2 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में ही सब चीज़ आ जाएंगी, -1 माइनस m2/2, अभी m2 को इधर पटक दो, इसको उधर लेके जाओ, तो मेरे भाई m2 प्लस m2/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1/2, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 2, आप जब इसे बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, जब इसे सॉल्व करोगे तो इससे कट जाएगा ये, तो m2 की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी माइनस का 1/3, कितनी आ जाएगी, 1/3। तो यानी कि जो दूसरी रेखा है उसकी प्रवणता पूछी, उसकी प्रवणता या तो m इज इक्वल टू 3 होगा, और या फिर m इज इक्वल टू माइनस का 1/3 होगा आपके पास में। तो दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए। वैसे एक सरल एग्जांपल देना चाहिए था इनको क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितनी बात हुई उतनी अच्छी। अब एक इसमें एग्जांपल नंबर 3 और है, उसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 कहना क्या चाह रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। कह रहा है कि 2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और 8,12 और x,24 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। अच्छा ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो उसने क्या कहा है कि एक रेखा तो ऐसी है जो कि जारी है माइनस, इसमें पॉइंट है -4 और सॉरी -2 एंड 6, और दूसरा पॉइंट है इस पर 4,8, और एक दूसरी रेखा है इस तरीके से जो इस पर लंब है और जो कि जारी है, इस पे ये 8,12
आपके पास में, और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका है x, 24। इस तरीके से हम मान सकते हैं, पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा हमने मान लिया है, ऐसा हमने मान लिया है कि ऐसे पॉइंट्स हमने मान लिए हैं कि दो लाइन से आपस में कट कर रही हैं। तो कट जो कर रही है वो 90 पे कट कर रही हैं। तो हमने एक प्रतिबंध पढ़ा है अभी कि अगर 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 कि हमारे पास दो लाइन परस्पर लंब हो और इसकी ढाल m1 हो, इसकी ढाल m2 है, तो मैंने लिखवाया था कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है, तब कंडीशन -1 इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होती है। तो इस कंडीशन को यूज करना है। इसका मतलब मेरे को पहले क्या होगा, पहले मुझे चाहिए इसकी प्रवणता, फिर मुझे चाहिए इसकी प्रवणता, मतलब इसका ढाल, प्रवणता नहीं, मतलब प्रवणता भी शब्द सही है, लेकिन इसका ढाल और इसका ढाल। तो इसका ढाल m1 निकाल लेंगे, इसका ढाल m2 निकाल लेंगे, तब बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो मैंने समझाने के लिए चित्र बनाया है। सबसे पहले निकालते हैं, देखो ध्यान से कि -2,6 तथा 4,8 से जाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की ढाल m1 उसको बोल देते हैं। तो वो जो m1 है वो निकलेगा कैसे, एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने, प्रवणता ढाल ज्ञात करने का, और वो फॉर्मूला क्या था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से होकर जा रही है x1, y1 एंड x2, y2, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन के अंदर। तो m जो निकलती है वो निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो हम लोग निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज y2 का काम करेगा। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो 8 माइनस 6 बटे 4 माइनस का 2, है ना, सॉल्व कर लो, ऊपर बचेगा 2 बटे 4, 6 हो जाएगा, हाँ, 3, 2 ही कम 2, 2 3 6। तो हमारे पास में m1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, 1/3। अब निकालो जो दूसरी कंडीशन दी गई है, दिस वन, है ना। तो देखो अब देखते हैं 8 तथा करके, अब लिख के, अब 8, 12 तथा x, 24 को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की ढाल अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, फिर से याद करा रहा हूँ, हमने m2 कह दी, क्या कह दी, m2। तो m2 कैन बी फाइंड आउट, फॉर्मूला लगा लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का काम करेगा 24 माइनस 12 बटे x जिसकी वैल्यू निकालनी है -8, सॉल्व कर लो, 24 12 बटे x माइनस 8, ये आ गई। इसका मतलब m2 का जो मान है वो आ जाएगा 12 बटे x माइनस 8। लेकिन चूंकि हमें पता दोनों रेखा लंब हैं, दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तब प्रतिबंध क्या होता है कि m1 गुणे m2 बराबर होता है -1 के। इसका मतलब m1 की वैल्यू रखो 1/3 गुणे m2 की वैल्यू रखो 12 बटे x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 चौक 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल टू x माइनस 8, या 8 को उधर पटक दो, है ना, तो आ जाएगा 4 + 8 इज इक्वल टू x, या फिर 12 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 12। तो x का मान जो होगा वो 12 होगा, x इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 12 है। 4, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, गलती कर दी, इसमें x की वैल्यू आ रही है, इन्होंने लिखी है 4। तो मैं 4 देखो जरा, एक मिनट, कहाँ से गड़बड़ हुआ है, 3 चौक 12, तो 4 बटे, अच्छा, ये माइनस का है ना, इट मीन्स ये x माइनस 8 होगा, और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे इसको, 4 इज इक्वल टू -x और +8, इसको उधर पटकेंगे, तो 4 - 8 इज इक्वल टू -x,
या -4 इज इक्वल टू -x, दैट इज x इज इक्वल टू 4। अब आ गया है ना आपके पास में, ठीक है। तो जरा वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर बेटे लास्ट टॉपिक बचता है, फिर आप लोग बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, और वो है टॉपिक कि 3 बिंदुओं की संरेखता। इसको लेकर के हमने पहले भी बात की है, 3 बिंदु अगर संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, वो क्लास 10th में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमें पढ़ना है प्रवणता वाले केस में, क्योंकि हमने त्रिभुज में पढ़ा था, त्रिभुज के अंदर हमने डिस्कस किया था, और मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट में बताई थी बात कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट ए बी सी, हमारे पास 3 पॉइंट हैं और ये संरेख हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 बन जाता था। वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब प्रवणता को लेकर के बात करनी है। देखो ध्यान से कि अगर मैं एक लाइन लेता हूं, सपोज कर लो, ऐसे ही समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। अगर ये संरेख है तो क्या कंडीशन बनेगी? कुछ भी कंडीशन नहीं बनेगी। इट्स वेरी सिंपल। तो ध्यान देना ये है, सिर्फ आपको इस केस में ये रखना कि यदि, ये नोट याद रखना है, यदि बिंदु ए बी सी, ए बी तथा सी है ना संरेख हो, संरेख का मतलब कोलिनियर यानी कि एक ही रेखा में हो, संरेख हो, तो ध्यान ये रखना है, तो रेखा, अगर मैं इस ए बी का ढाल निकालता हूं, ए बी का जो ढाल है, ए बी का जो ढाल है वो हमेशा बराबर होगा रेखा बी सी के ढाल के। रेखा, क्योंकि है तो ये एक ही रेखा का हिस्सा, रेखा बी सी का, बी सी की ढाल। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, बस सीधी बात है भैया, लाइन तो एक ही है, इस लाइन का ढाल तो एक ही होगा ना, एंगल तो यही बनेगा, चाहे इसका ले लो चाहे इस पार्ट का ले लो। तो लेकिन ध्यान ये देना है सिर्फ कि अगर संरेख वाले केस में ये वाला पॉइंट कॉमन होना जरूरी है, बीच वाला एक पॉइंट मीडिएटर होना जरूरी है, ए बी बी सी, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें, एक एग्जाम्पल भी है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, तो इन तीनों को दोनों करके फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बात कही है उसको जरा देखते हैं। वो कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु उसने कहे हैं कि 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु, एक बिंदु है P जो कि एच के है, क्या है, H, K है, इसके कोऑर्डिनेट एच के हैं। एक बिंदु Q है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास में x1, y1 है, और एक बिंदु R है, एक बिंदु मेरे पे R है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। एक रेखा पर है, इसका मतलब संरेख है, एक रेखा पर है। एक रेखा पर रहने का मतलब क्या है कि ये संरेख है। तो दिखाइए कि, तो हमें दिखाना है, तो सिद्ध करना है, तो दिखाइए कि, 2 मिनट में दिखाते हैं, दिखाइए कि h माइनस x1 है ना इंटू y2 माइनस y1, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू k माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो वेरी सिंपल, मैंने नोट लिखवाया है, अगर 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है दैट इज एच के, एक पॉइंट Q है दैट इज x1, y1, एक पॉइंट R है जो कि x2, y2 है। ये संरेख है, और अगर ये संरेख है तो सीधी बात है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है कि ए बी का जो ढाल है, यानी कि इसमें ए बी ना होकर के पी क्यू है, तो पी क्यू का जो ढाल है, पी क्यू की जो ढाल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू आर की ढाल, क्यू आर की ढाल। तो आप मेरी बात सुनो, तो आपको फॉर्मूला पता होता है कि अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, फॉर्मूला हमने लिखवाया था x1, y1 और x2, y2, और इसका ढाल निकालना है, तो फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने पढ़ा है इसी इंट्रोडक्शन के अंदर, या फिर इंट्रोडक्शन 1 के अंदर, ये चीज हम पढ़ा, इंट्रोडक्शन 1 के अंदर ही पढ़ा के आया हूं मैं आपको, है ना, याद आ गया। देखो कैसे निकालेंगे, जब पी क्यू को निकालेंगे तो ये x1, ये तो x1 y1, ये x2 y2, तो आ जाएगा y1 माइनस के बटे x1 माइनस h बराबर, इस वाले का निकालो
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रज गुणा कर लो तो y1 माइनस के, ठीक है ना, y1 माइनस के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा k माइनस y1, और इसको सीधा कर लो, इसको कर लो k माइनस y1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है उसने k माइनस y1, तो नीचे भी उल्टा कर लेंगे फिर h माइनस x1, यहाँ भी h माइनस x1 चाहिए, दैट इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं करना, इधर y2 माइनस y1 ही रखना है, x2 माइनस x1, माइनस कॉमन निकालो, ऊपर से नीचे निकालो, कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको लिखे मिलेगा k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 बराबर होगा h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट पॉज करो, नोट करो, फिर इसके एक अंतिम एग्जाम्पल को पढ़ा करके खत्म करते हैं। चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल है इस इंट्रोडक्शन का, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा साइंस का काम है, काम कुछ नहीं है, काम हमारा ही है, भाषा साइंस वाली है लेकिन काम हमारा गणित का ही है, जो हमने सीखा वही काम है। कहानी ज्यादा बड़ी कर दी है, कुछ नहीं। कह रहा आकृति में एक रैखिक गति का समय दूरी ग्राफ दिया गया है, जो 9th में हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में। नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं पढ़ने की इस क्वेश्चन में खास तौर पे, आगे लाइफ में जरूरत बहुत पड़ेगी। तो लेखाचित्र ग्राफ दिया गया, समय और दूरी की दो स्थितियां दी गई हैं कि जब t का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 है तो d का वैल्यू 2 है, t 0 तो ये 2 है। तो पहले यहां समझो, ग्राफ को समझो, पहले देखो ग्राफ को समझो। उसने क्या करा कि एक्स एक्स पे तो ले रखा समय, समय लिया जाता है हमेशा, एक्स एक्स पे हमने क्या लिया, समय लिया, और वाई एक्स पे ले ली दूरी, है ना। तो जब समय 0 था, 0 का मतलब एक्स एक्स पे कोई चीज नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़े थे, जो डिस्टेंस जो है हमारी डी जो है वो 2 थी, है ना। जब t 0 तो डिस्टेंस 2, यानी कि आपके पास में भाई इसके कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, हमने टी कोमा डी ही तो बनेंगे, भुज कोटि जैसे एक्स वाई लिखते थे, एक्स क्या होता था, एक्स एक्स पे डिस्टेंस, वाई क्या होता था, वाई एक्स पे डिस्टेंस। तो एक्स एक्स पे इस बार क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो हम लोग टी कोमा डी लेंगे, है ना। तो यानी कि जब टी 0 था तो डी हमारा 2 था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फिर टी जब 3 हुआ तो डी हमारा 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये बात चली। तो हमें ना डिपेंड ये बताना है कि ढाल की संकल्पना का प्रयोग करते हुए गति का नियम तैयार करना कि दूरी समय पर किस प्रकार डिपेंड करती है। तो उसको करने के लिए ना एक काम करो, 3 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट तो लगाएंगे हम लोग, है ना। तो एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, इसमें चलते चलते कहीं भी, और वो टी कोमा डी है, टी मतलब टाइम और डी मतलब डिस्टेंस, दूरी, है ना आपके पास में। अब मेरी बात सुनो, इसको नाम कह लो, जैसे ये P हो गया और ये Q हो गया और ये आपका R हो गया। अब चूंकि एक रैखिक गति है, क्या है, रैखिक गति का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, है ना। हल कर रहे हैं, चूंकि रैखिक गति है, रैखिक गति है, तब इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए P एंड Q तथा जो R है वो संरेख होंगे, क्या होंगे, संरेख होंगे। और संरेख होने पर हमने कंडीशन अभी लिखवाई है, इसका मतलब है कि PQ का जो ढाल होगा, PQ का जो ढाल होगा मेरे बेटे वो बराबर होगा जो QR का ढाल होगा, QR का जो ढाल होगा। तो निकालो PQ का ढाल कैसे निकालोगे, PQ का ढाल निकालने के लिए आपको पता 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप x1 कह लोगे, इसको आप x2 कह लो, x1 y1 और इसको कह लोगे आप x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे हम लोग प्रवणता यानी कि ढाल निकालते हैं। तो इसका निकालो, इसका आ जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब निकालो QR का। तो QR में क्या होगा, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का करेगा, ये x2 का और ये y2 का। तो d माइनस 8 बटे t माइनस 3, तो आ जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू
डी माइनस एट अपॉन टी माइनस थ्री, ये 2 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2t माइनस सिक्स इज इक्वल टू डी माइनस एट। कहाँ छोड़ रखा उस आदमी ने? ठीक है, उसने देखा कि d कैसे डिपेंड कर रही है, हमें d बराबर निकालना है। तो एक काम करो, इस 8 को इधर पटक दो, 2t माइनस सिक्स प्लस एट इज इक्वल टू डी, है ना आपके पास में। तो अब ध्यान दो, ये जगह 2t और प्लस का 2 इज इक्वल टू डी, या ऐसा कह सकते हैं d बराबर, हम d बराबर लिख लें, d बराबर 2t प्लस 2, या फिर d बराबर 2 कॉमन निकालो t प्लस 1, है ना आपके पास में। तो ये है, ये आपका डिपेंडेंसी का फॉर्मूला है जो हमें चाहिए था। बेटा ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी थे। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर सॉल्यूशन करेंगे 10.1 का। धन्यवाद।